हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौपन क्लासेस पर। मैं शिवराज योगी आपके लिए लेकर आया हूँ 10वीं क्लास के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके ऊपर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आपका इसमें पूरा सहयोग रहेगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आज का मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ रासायनिक समीकरण, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर बोर्ड परीक्षा में एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि वे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण के जो चरण हैं उनको लिखिए। यानी कि रासायनिक समीकरण के लिखने के कौन कौन से चरण आते हैं उनके ऊपर से एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो इस दृष्टि से मैं आपको आज एक शॉर्ट रूप में एक अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होती क्या है? सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। उस अभिक्रिया में जो पदार्थ यूज होते हैं उन पदार्थों को अपन अणुसूत्र और प्रतीकों के माध्यम से एक लिखने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को या उस समीकरण को अपन क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों और अणुओं को प्रतीकों के रूप में दर्शाना या अणुसूत्रों के रूप में दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बन है। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कार्बन को और ऑक्सीजन को अपन गर्म कर रहे हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये तो अभिकारक हो गए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? उत्पाद हो गया। ठीक है, अपने को पता है ये रासायनिक अभिक्रिया है। इनको अपन इन पदार्थों को अपन इनके प्रतीकों के रूप में देखेंगे कि कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O। ये तीर का चिन्ह बताता है कि ये जो अभिक्रिया है इस दिशा में हो रही है। ठीक है, यानी कि ये अभिक्रिया की दिशा को बताता है और इससे बन रहा है उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपन ने क्या किया? ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को अपन ने प्रतीकों के रूप में दर्शाया। तो इसे अपन क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण की परिभाषा हो गई कि भाई जो प्रतीकों के रूप में दर्शाना। अब अगला प्रश्न आता है कि इसके चरण लिखिए। इसके रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, बात करते हैं अपन पहले चरण की। पहला चरण होता है कि अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह लगाना, और उत्पाद इसके बीच में तीर का चिन्ह लगाना, ये पहला चरण है रासायनिक समीकरण लिखने का। दूसरा चरण है कि यदि अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो या उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगता है। किसका चिन्ह लगता है? प्लस का चिन्ह लगता है कि यदि कि यहाँ पे 2 अभिकारक है, एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पे उत्पाद एक ही है। तो यहाँ पर 2 अभिकारक है तो दोनों अभिकारकों के बीच में अपन ने किसका चिन्ह लगाया? प्लस का चिन्ह लगाया। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये रासायनिक समीकरण का दूसरा चरण हो गया कि 2 अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन तीसरे चरण की। तीसरा चरण जो है वो रासायनिक संयोजन का जो नियम है उस पर आधारित है। रासायनिक संयोजन के द्रव्यमान संरक्षण। ये क्या कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही द्रव्यमान उसमें कम होता है। यानी कि द्रव्यमान जितना है उतना ही बना रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है
कि किसी कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें अणुओं और परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ, उत्पाद की और अभिकारकों की दोनों तरफ समान रहनी चाहिए। तो ये तीसरा चरण हो गया कि अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक व उत्पाद के अणु व परमाणु की संख्या समान रहनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद चौथा चरण आता है कि यदि ये संख्या समान नहीं है तो इसको अपन को संतुलित करना है, इनको बराबर करना है, और इसके लिए अपन अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का प्रयोग करते हैं? अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। कि जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। ठीक है। तो इधर देखिए, यहाँ पर कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, यानी कि इधर ऑक्सीजन कितने होने चाहिए थे? दो होने चाहिए थे। जब जाके ये जो समीकरण है वो संतुलित हुई कि इधर कार्बन एक है, इधर ऑक्सीजन दो है, तो इधर भी ऑक्सीजन कितने होंगे? दो होंगे। तो ये जो है समीकरण की संतुलित करने की एक अनुमान विधि है। इसको अपन बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। एक उदाहरण और ले रहा हूँ मैं, इसके साथ ही पांचवा चरण भी समझ में आएगा। पांचवा चरण है कि ये भी संतुलित अभिक्रिया को संतुलित करने से संबंधित है। तो एक समीकरण लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, C6C3H8 प्लस O2। C3 ये प्रोपाइन है, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं अपन, तो ये बनता है अपने पास CO2 प्लस H2O बनता है, CO2 प्लस H2O बनता है। अब पांचवा चरण क्या कहता है कि जब आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे होते हैं तो उस समय पहले आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो अन्य परमाणु है, अन्य तत्व है, उसको देखना चाहिए, पहले उसको संतुलित करना चाहिए। तो यहाँ पे अपन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के पहले कार्बन को संतुलित करेंगे। तो इधर देखिए, यहाँ पे कार्बन के कितने हैं परमाणु? 3 परमाणु हैं, और इधर कार्बन का 1 परमाणु है, यानी कि इधर भी कितने होने चाहिए? 3 परमाणु होने चाहिए। तो इसको अपन 3 से गुणा कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे अपने कार्बन कितने हो गए? 3 हो गए, 3 कार्बन हो गए। अब इसके बाद में अपन देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या को। हाइड्रोजन की संख्या को देखेंगे तो देखिए, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 8 है, यानी कि इस तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 8 होनी चाहिए थी। तो इसको अपन गुणा कर देंगे 4 से। 4 से गुणा करते ही यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब अपन ऑक्सीजन देखते हैं। तो ऑक्सीजन इधर तीर के चिन्ह के बाईं ओर तो 2 ऑक्सीजन है, इधर देखिए 3 और ये 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इसके साथ है और 4 ऑक्सीजन इसके साथ है, यानी कि 6 और 4। इधर तो 10 ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2, यानी कि इस तरफ भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 10 होनी चाहिए थी। तो अपन इसको किससे गुणा कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे। जैसे ही अपन इसको 5 से गुणा किया तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। कहने का मतलब ये है कि 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 10 ऑक्सीजन। इधर भी 3 कार्बन और 10 ऑक्सीजन और 8 हाइड्रोजन। तो यानी कि दोनों तरफ अणुओं और परमाणुओं की संख्या समान हो गई। तो अपनी ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित है। तो इस प्रकार से अपन अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। अब आइए छठा चरण देखते हैं रासायनिक समीकरण का। तो छठा चरण ये कहता है कि कोई भी रासायनिक समीकरण है उसमें जो अभिकारक है और उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्थाओं को दिखाना। भौतिक अवस्थाओं का मतलब कोई पदार्थ होता है तो उसकी भौतिक अवस्थाएं 3 होती है, ठोस, द्रव या गैस। अगर ठोस अवस्था है तो ठोस अवस्था को अपन दिखाते हैं कोष्टक में S से दिखाते हैं। यदि द्रव अवस्था है तो द्रव को दिखाते हैं अपन L से, और यदि गैस अवस्था है तो उसको दिखाते हैं अपन G से। ठीक है, तो ये भौतिक अवस्थाएं दिखाना। जैसे एक समीकरण लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके, H2O, इससे बना अपना H2O। यहाँ पर H2 क्या है? H2 क्या है? गैस है।
तो इसके सामने अपन लिख देंगे कोष्टक में G। ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन की भौतिक अवस्था भी क्या है? गैस है। तो ऑक्सीजन के साथ भी लिख देंगे अपन कोष्टक में G। H2O क्या है? H2O तरल है, तो H2O के साथ में अपन लिख देंगे यहाँ पे L, यानी कि लिक्विड। तो इस प्रकार से जो छठा चरण है वो क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था दर्शाना। अब बात करते हैं अपन अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण के 7वें चरण की। 7वां चरण क्या है कि यदि अभिकारक है, अभिकारक का जल के साथ अभिक्रिया हो रही है, जैसे इसको एक समीकरण के साथ देखते हैं अपन। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जब इसकी अभिक्रिया अपन जल के साथ करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया की अपन ने, तो ये बनता है अपने यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे अपन ने कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाया, तो ये जो विलयन बनेगा, ये जो उत्पाद बनेगा, ये कैसा होगा? जलीय होगा। ये उत्पाद कैसा होगा? जलीय होगा। तो इस जलीय विलयन के लिए अपन लिखेंगे AQ। क्या लिखेंगे कोष्टक में? AQ। AQ क्या बताता है कि ये जो विलयन है ये जलीय है। AQ क्यों लिखते हैं? क्योंकि AQ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्वेटिक, AQUATIC। एक्वेटिक का हिंदी होता है जलीय। तो किसी भी उत्पाद के जलीय विलयन को दिखाने के लिए अपन क्या लिखते हैं? AQ लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन 8वें चरण की तरफ। 8वां चरण है कि, चलिए ऊपर लिख लेते हैं अपन इसको। 8वां चरण क्या कहता है कि कोई भी रासायनिक समीकरण है या रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में यदि ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तापमान की या दाब की आवश्यकता होती है, तो कितना तापमान आवश्यक है, कितना दाब आवश्यक है, उस तापमान और दाब को तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। जैसे एक अभिक्रिया N2+3H2, जब इसे 773 केल्विन पर और 200 वायुमंडलीय दाब पर इसको गर्म करते हैं अपन, तो इससे अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है, 2NH3 बनता है। तो इसके लिए 773 केल्विन ताप की आवश्यकता हुई और 200 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता हुई। तो इस ताप और दाब को अपन ने कहाँ पे लिखा? तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा। तो ये जो है अभिक्रिया का 8वां चरण। इसके अलावा 9वां चरण ये कहता है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया में किसी उत्प्रेरक का इस्तेमाल हुआ है, उत्प्रेरक का प्रयोग हुआ है, तो उस उत्प्रेरक किसे कहते हैं? कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, यानी कि या तो दर को बढ़ा देगा या घटा देगा, उसे अपन कहते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक को भी तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। तो ये रासायनिक समीकरण के लिखने के कुछ चरण थे जिसके अपन ने विस्तार से चर्चा की। आई होप आपको मतलब आसानी से समझ में आ गया होगा। ये पूरा अपना बड़े नंबर का क्वेश्चन इससे तैयार हो जाता है। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है कि कौन कौन से चरण आते हैं। इन चरणों को अपन ने बिल्कुल क्रम से यहाँ पे सीखा है। तो जैसे पहला चरण अभिकारक और इसकी उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह लगाना, दूसरा अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना, है ना, अणु और परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना। तो ये इस प्रकार से जो है रासायनिक समीकरण को लिखने के एक चरण है, एक पूरी प्रक्रिया है कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। तो आज का ये अपना रासायनिक समीकरण का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। आप भी हमें बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं पहले उस टॉपिक को आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।